आम्बेडकर के एक और अनुयायी नामदेव निमगड़े अपनी किताब इन द टाइगर्स शैडो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन आम्बेडकराइट में लिखते हैं, एक बार मैंने उनसे पूछा था कि आप इतना लंबे समय तक पढ़ने के बाद अपना रिलैक्सेशन यानी मनोरंजन किस तरह करते हैं। उनका जवाब था कि मेरे लिए रिलैक्सेशन यानी मनोरंजन का मतलब एक विषय को छोड़ दूसरे विषय की किताब पढ़ना। दो निमगड़े लिखते हैं, रात में आम्बेडकर किताब पढ़ने में इतना खो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का उन्हें कोई ध्यान नहीं रहता था। एक बार देर रात मैं उनकी स्टडी में गया और उनके पैर छुए। किताबों में डूबे आम्बेडकर बोले, टॉमी ये मत करो। मैं थोड़ा अचंभित हुआ। जब बाबा साहेब ने अपनी नजरें उठाई और मुझे देखा तो वो झेंप गए। वो पढ़ने में इतने ध्यानमग्न थे कि उन्होंने मेरे स्पर्श को कुत्ते का स्पर्श समझ लिया था। आम्बेडकर के लाइब्रेरियन के रूप में काम करने वाले देवी दयाल ने अपने लेख डेली रूटीन ऑफ डॉक्टर आम्बेडकर में लिखा है, आम्बेडकर अपने शयन कक्ष को अपनी समाधि समझते थे। बाबा साहेब अपने बिस्तर पर अखबार पढ़ना पसंद करते थे। एक दो अखबारों को पढ़ने के बाद वो बाकी अखबारों को अपने साथ टॉयलेट ले जाते थे। कभी कभी वो अखबार और किताबें टॉयलेट में छोड़ देते थे। मैं उनको वहां से उठाकर उनकी तय जगह पर रख देता था। आम्बेडकर की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर लिखते हैं, आम्बेडकर पूरी रात पढ़ने के बाद भोर के वक्त सोने के लिए जाते थे। सिर्फ 2 घंटे सोने के बाद वो थोड़ी कसरत करते थे। उसके बाद वो नहाने के बाद नाश्ता किया करते थे। अखबार पढ़ने के बाद वो अपनी कार से कोर्ट जाते थे। इस दौरान वो उन किताबों को पलट रहे होते थे जो उस दिन उनके पास डाक से आई होती थीं। कोर्ट समाप्त होने के बाद वो किताब की दुकानों का चक्कर लगाया करते थे और जब वो शाम को घर लौटते थे तो उनके हाथ में नई किताबों का एक बंडल हुआ करता था। जहां तक बागवानी का सवाल है, दिल्ली में उनसे अच्छा और देखने वाला बगीचा किसी के पास नहीं था। एक बार ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने भी उनके गार्डन की तारीफ की थी। वो अपने कुत्तों को भी बहुत पसंद करते थे। एक बार उन्होंने बताया था कि किस तरह उनके पालतू कुत्ते की मौत हो जाने के बाद वो फूट फूट कर रोए थे। कभी कभी छुट्टियों में बाबा साहेब खुद खाना भी बनाते थे और लोगों को अपने साथ खाने के लिए आमंत्रित करते थे। देवी दयाल लिखते हैं, 3 सितंबर 1944 को उन्होंने अपने हाथ से खाना बनाया। उन्होंने 7 पकवान बनाए। इसे बनाने में उन्हें 3 घंटे लगे। उन्होंने खाने पर दक्षिण भारत अनुसूचित जाति फेडरेशन की प्रमुख मीनाम्बल शिवराज को बुलाया। वो ये सुनकर दंग रह गईं कि भारत की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लेबर सदस्य ने उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। बाबा साहेब को मूली और सरसों का साग पकाने का बहुत शौक था। उनके साथी रहे सोहनलाल शास्त्री अपनी किताब बाबा साहेब के संपर्क में 25 वर्ष में लिखते हैं, हम दोनों साग को खूब सारे तेल में पकाया करते थे क्योंकि उन्हें पंजाबी स्टाइल में साग बनाना पसंद था। उन्हें अपने राज्य महाराष्ट्र पर भी गर्व था। कांग्रेस पार्टी के नेताओं में लोकमान्य तिलक को वो सबसे अधिक मानते थे। उनका कहना था कि तिलक से अधिक तकलीफ किसी कांग्रेस नेता ने नहीं झेली। तिलक को 6 फीट चौड़ी और 8 फीट लंबी कोठरी में रखा जाता था। एनसी रट्टू अपनी किताब रेमिनेसेंसेस एंड रिमेम्बरेंस ऑफ डॉक्टर BR आम्बेडकर में लिखते हैं, जब मैंने बाबा साहेब से पूछा कि आप इस समारोह में क्यों नहीं जा रहे तो उनका जवाब था, मैं वहां अपना बहुमूल्य समय बर्बाद नहीं करना चाहता। दूसरे, मुझे शराब पीने का शौक नहीं है जो इस तरह की पार्टियों में सर्व की जाती है। आम्बेडकर को न तो नशे की किसी चीज का शौक था और न ही वो धूम्रपान किया करते थे। एक बार जब उन्हें खांसी हो रही थी और वो जमीन पर सोया करते थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और गांधी ने एक क्लास से नीचे कोई सुविधा कभी स्वीकार नहीं की। अपने समकक्ष लोगों में गोविंद वल्लभ पंत के लिए उनके मन में बहुत इज्जत थी। उनकी नजर में पंत महाराष्ट्र के मूल निवासी थे।
उनके पूर्वज 1857 में नाना साहेब के विद्रोह के दौरान उत्तर भारत में आकर बस गए थे। 1948 में आम्बेडकर को श्रीलंका के स्वतंत्रता दिवस पर हो रहे समारोह में वहां के उच्चायोग ने आमंत्रित किया था। इस समारोह में लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे, तो मैंने उन्हें पान खाने का सुझाव दिया। उन्होंने मेरे अनुरोध पर पान खाया जरूर, लेकिन अगले ही सेकंड उसे ये कहते हुए थूक दिया कि ये बहुत कड़वा है। वो बहुत साधारण खाना खाते थे, जिसमें बाजरे की एक रोटी, थोड़ा चावल, दही और मछली के 3 टुकड़े हुआ करते थे। घर पर काम में आम्बेडकर की मदद करने के लिए सुदामा नाम के एक व्यक्ति रखा गया था। एक दिन सुदामा जब देर रात फिल्म देखकर लौटे तो उन्होंने सोचा कि उनके घर के अंदर घुसने से बाबा साहेब के काम में विघ्न पड़ेगा। उन्हें पता था कि बाबा साहेब किताब पढ़ने तल्लीन होंगे। वो दरवाजे के बाहर ही जमीन पर सो गए। आधी रात के बाद जब आम्बेडकर ताजी हवा लेने बाहर निकले तो उन्होंने दरवाजे के बाहर सुदामा को सोते हुए पाया। वो बिना आवाज किए अंदर चले गए। जब अगले दिन सुबह सुदामा की नींद खुली तो उन्होंने पाया कि बाबा साहेब ने उनके ऊपर अपना ओवरकोट डाल दिया है। 31 मार्च 1950 को मशहूर उद्योगपति घनश्याम दास बिरला के बड़े भाई जुगल किशोर बिरला आम्बेडकर से मिलने उनके निवास स्थान पर आए। कुछ दिनों पहले बाबा साहेब ने मद्रास में पेरियार की उपस्थिति में हजारों लोगों के सामने भगवत गीता की आलोचना की थी। बाबा साहेब के सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री माई एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर में लिखते हैं, बिरला ने उनसे सवाल किया, आपने गीता की आलोचना क्यों की, जो कि हिंदुओं की सबसे जानी मानी धार्मिक किताब है। उनको इसकी आलोचना करने के बजाय हिंदू धर्म को मजबूत करना चाहिए। जहां तक छुआछूत को दूर करने की बात है तो वो इसके लिए 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। इसका जवाब देते हुए आम्बेडकर ने कहा, मैं अपने आप को किसी को बेचने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं। मैंने गीता की इसलिए आलोचना की थी क्योंकि इसमें समाज को बांटने की शिक्षा दी गई है। बाबा साहेब अक्सर नीला सूट पहना करते थे, लेकिन कुछ खास मौकों पर वो अचकन, चूड़ीदार पजामा और काले जूते निकालते थे। लेकिन जब भी वो वायसराय से मिले जाते थे वो हमेशा भारतीय कपड़े ही पहनते थे। घर पर वो साधारण कपड़े पहना करते थे। गर्मी में वो 4 हाथ की लुंगी कमर में लपेट लेते थे। उसके ऊपर वो घुटनों तक का कुर्ता पहनते थे। विदेश में रहने के दौरान से ही वो नाश्ते में 2 टोस्ट, अंडे और चाय लिया करते थे। देवी दयाल लिखते हैं कि जब वो नाश्ता करते थे तो बाईं तरफ उनके अखबार खुले रहते थे। उनके हाथ में एक लाल पेंसिल रहती थी जिससे वो अखबारों की मुख्य खबरों पर निशान लगाया करते थे। बाबा साहेब मौजमस्ती के लिए कभी बाहर नहीं जाते थे। उनके सहयोगी रहे देवी दयाल लिखते हैं, हालांकि वो जिमखाना क्लब के सदस्य थे, लेकिन वो शायद ही वहां गए। जब भी वो कार से अपने घर लौटते थे तो वो सीधे अपनी पढ़ने की मेज पर जाते थे। उनके पास अपने कपड़े बदलने का भी समय नहीं रहता था। एक बार वो एक फिल्म अ टेल ऑफ 2 सिटीज देखने गए। उसे देखते समय उनके मन में कोई विचार कौंधा और वो फिल्म बीच में ही छोड़कर घर लौटकर उन विचारों को लिखने लगे। वो घर के बाहर खाना नहीं पसंद करते थे। जब भी कोई उन्हें बाहर खाने पर ले जाना चाहता था उनका जवाब होता था, अगर तुम मुझे दावत ही देना चाहते हो तो मेरे लिए घर पर ही खाना ले आओ। मैं घर से बाहर जाने वाला नहीं। बाहर जाने, वापस आने और व्यर्थ की बातों में मेरा कम से कम 1 घंटा बर्बाद होगा। इस समय का इस्तेमाल मैं कुछ बेहतर काम के लिए करना चाहूँगा। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में बाबा साहेब ने वायलिन सीखना शुरू किया था। उनके सचिव रहे नानक चंद रत्तू अपनी किताब लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ डॉक्टर आम्बेडकर में लिखते हैं कि एक दिन उन्होंने आम्बेडकर के बंद कमरे में चुपके से झांककर एक अद्भुत नजारा देखा था। वो बताते हैं, बाबा साहेब दुनिया की चिंताओं से दूर अपने आप में मगन कुर्सी पर बैठे वायलिन बजा रहे थे।
मैंने जब ये बात घर में काम करने वाले लोगों को बताई तो सभी ने बारी बारी से जाकर वो अद्भुत नज़ारा देखा। डॉ भीमराव अंबेडकर के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।